अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टैक्स चालान अंडर सेक्शन 236 सी। सेक्शन 236 सी जो है आपकी सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जो एडवांस टैक्स लगता है उसको डील कर रहा है। फाइनेंस एक्ट जो अभी 2024 में आया है उसके तहत जो आपके रेट्स हैं ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेट्स दिखा देता हूँ, सब्सीक्वेंटली हम जाएंगे कि अब चालान किस तरह हमने बनाना है 2024 और 2025 में ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आपको रेट्स दिखा देता हूँ जो चेंजेस आई हैं, देन मैं आपको चालान बनाना सिखा दूंगा। तो जी ये नए रेट्स हैं। एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 सी। तो पहले ये था कि जितनी मर्जी अमाउंट हो, जितनी मर्जी अमाउंट की आप जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहे हैं, स्ट्रेट 3% लगता था अगर आप फाइलर थे, और नॉन फाइलर के केस में 6% लग जाता था। लेकिन अब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया इसको कि अगर आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ तक है, तो इस केस में फाइलर के केस में 3% लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% लगेगा। लेकिन अगर आप फाइलर हैं लेकिन आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट की है, कुछ लोग फाइलर हो जाते थे सरचार्ज पे करके 1000 का और रिटर्न सबमिट कर देते थे फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अर्जेंटली फाइलर हो जाए। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने खत्म कर दिया है। तो लॉ ने कह दिया कि अगर आप फाइलर भी हैं लेकिन आपने टाइमली अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की तो आप पे जो रेट है वो 6% लगेगा। तो ये मेजर चेंज आई है, ये आप देख सकते हैं 6%। जो पर्सन एटीएल में है 3%, और जो पर्सन फाइलर है लेकिन आफ्टर ड्यू डेट उसका नाम एटीएल में आ रहा है तो उस केस में 6% है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी जो आप सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है तो उसके केस में 3.5% है। नॉन फाइलर के केस में 10, और जो पर्सन ड्यू डेट के बाद फाइलर हुआ है उसके केस में 7% है। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो उसके केस में 4% है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 10% है। और ऐसे पर्सन जिनका नाम तो एटीएल में आ रहा है लेकिन उन्होंने जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल की है उसके केस में 8% है। तो ये आप देख सकते हैं कि रेट्स डबल हो गए हैं उन लोगों के लिए जो टाइमली रिटर्न सबमिट नहीं करते। अभी मैं चालान पे चलूंगा कि चालान हमने किस तरह जनरेट करना है। सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाने के बाद मैं सर्च करूंगा E.FBR। तो ये जो आपके पास पहला लिंक आ जाएगा आप इस पे चले जाएंगे, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। तो इसके बाद आपके पास टैब्स आ रहे हैं, ये होम हो गया, ई पेमेंट्स, सर्च टैक्स पेयर्स और वेरिफिकेशन। तो आपने जाना है ई पेमेंट्स पे। तो जैसे ही ई पेमेंट्स पे गया मैं, तो ये मेरे पास ड्रॉप डाउन में काफ़ी आइटम्स आ गई। सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न। तो हमने जाना है इनकम टैक्स पे, तो सिंपली इनकम टैक्स पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इनकम टैक्स पे क्लिक किया, मेरे पास ये जो ड्राफ्ट चलाना है ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है टैक्स पेयर स्लैश विद होल्डिंग एजेंट्स पर्टिकुलर्स। तो इसमें विद होल्डिंग एजेंट वो पर्सन होगा जिसके बिहाफ पे आप टैक्स जमा करवा रहे हैं। अब विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा इस केस में, किसके बिहाफ पे आप टैक्स जमा करवा रहे हैं या कौन आपका टैक्स काट रहा है। तो सपोज कर लें आपका घर किसी सोसाइटी में है, बहरिया टाउन में है, डीएचए में है, मॉडल टाउन में है, स्मार्ट सिटी में है, व्हाट्सएवर जिस सिटी में भी है। तो उस हाउसिंग सोसाइटी के बिहाफ पे आप ये चालान जमा करवा रहे हैं। उस हाउसिंग सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी वो आपका टैक्स विदहेल्ड करे। इसी तरह अगर सपोज कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, आपका किसी और एरिया में घर है, अंदरून लाहौर में है, गुलबर्ग में है, शेखुपुरा में है, फैसलाबाद में है, या किसी भी और जगह में आपका घर है, जो तहसील या आपकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनको सब रजिस्ट्रार कहते हैं उनकी डोमेन में आ रहा है, तो उस केस में जो आपका सब रजिस्ट्रार होगा या तहसीलदार होगा उसका एंटीएन लगेगा। सोसाइटीज़ के केस में इधर सोसाइटीज़ की डिटेल आ जाएगी, और अगर आप गवर्नमेंट लोकेलिटी में रह रहे हैं, टीएम में है या सिटी की आप हदूद में रह रहे हैं या किसी विलेज में है, तो उस केस में सब रजिस्ट्रार की जो पर्टिकुलर्स हैं एनटीएन के वो आएंगे। तो सबसे पहले आपका आ रहा है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो हमारा टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, और जिस जून में वो ख़त्म हो रहा होता है वही हमारा टैक्स ईयर होता है। तो सिंपली टैक्स ईयर पे क्लिक करूंगा और इधर 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस जून में आपका टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है, यूजली हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है जुलाई से जून और टैक्स ईयर भी चलता है जुलाई से जून। तो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक आप जितने भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होंगे या परचेज कर रहे होंगे, उस केस में आप जितने भी चालान बनाएंगे उसमें टैक्स ईयर आप 2025 रखेंगे। उसके बाद एनटीएन स्लैश एफटीएन, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि विद होल्डिंग एजेंट के पर्टिकुलर्स में
यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटी की डिटेल आ रही होगी जिसके बिहाफ पे आपने टैक्स जमा करवाना है या जिसने आपका टैक्स काटना है, या आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ आ रही होंगी। गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन सी आ रही होंगी? यहाँ तो कोई सब रजिस्ट्रार होगा या आपकी कोई तहसीलदार आ रहा होगा। यूजली सब रजिस्ट्रार्स होते हैं जो आपके डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, या आप कह लें कि डिफरेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तैनात होते हैं, और प्रॉपर्टी की जो ख़रीदो फरोख्त है इनके सामने ही हो रही होती है। तो जो एनटीएन लगता है विद होल्डिंग एजेंट में, वो यहाँ तो अगर आपका घर किसी सोसाइटी में है, जैसे डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, फ़ज़ाइया हो गया, व्हाट्सएवर जो भी सोसाइटी है, उस केस में विद होल्डिंग एजेंट में जो एनटीएन डालना है वो हमने सोसाइटीज़ का डालना है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी में नहीं है, अदर देन सोसाइटी में है, तो उस केस में आपने जो आपका सब रजिस्ट्रार होगा आपके रेलिवेंट टाउन का, जैसे लाहौर में रावी टाउन भी है, गुलबर्ग टाउन भी है, इकबाल टाउन भी है, निश्तर टाउन भी है, डिफरेंट टाउन्स आ रहे होते हैं। ऐसे ही फैसलाबाद में डिफरेंट टाउन्स हैं, फैसलाबाद है, फैसलाबाद सदर है, एंड सो ऑन। गुजरांवाला में डिफरेंट टाउन्स हैं। तो ऐसे ही अपने टाउन्स के हिसाब से आपका जो सब रजिस्ट्रार है वो होगा। तो अब सब रजिस्ट्रार के एनटीएंस आपने किस तरह फाइंड करने हैं? एक तो तरीका है गूगल का। गूगल पे जाके आप सर्च करें तो आपको मोस्टली एरियाज़ के जो हैं आपको एनटीएंस मिल जाएंगे सब रजिस्ट्रार्स के। अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो बहुत ही आसान है, आपको जो उन्होंने पेमेंट प्लान भी दिया होगा उसके ऊपर उनका एनटीएन मेंशन होगा, या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको गूगल से भी नहीं मिल रहे तो आपका जो रेलिवेंट एरिया है, जो भी सिटी है आपकी, आप उसके रेवेन्यू ऑफिस में जाके या तहसील ऑफिस में जाके आप वहाँ से पता कर सकते हैं इसको। मैं गूगल पे चलूँगा। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है एनटीएन ऑफ सब रजिस्ट्रार्स। तो जैसे ही मैंने सर्च किया एनटीएन ऑफ सब रजिस्ट्रार्स, तो सबसे पहले मेरे पास ये पेज आ गया। एनटीएन ऑफ सब रजिस्ट्रार्स लाहौर, कसूर एंड फरोज वाला, जितने भी पड़े होंगे। इसके अलावा आप वैसे भी ड्रॉप डाउन करके भी सर्च कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आ रहा है उसने भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी एक जो एनटीएन की लिस्ट है वो मेंटेन की हुई है। तो ऊपर चलता हूँ, इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास काफ़ी एरियाज़ के जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उनके एनटीएन आ गए। तो ये आप देख सकते हैं। अब इनमें से मैं किसी भी, सपोज कर लें कि मेरी प्रॉपर्टी लाहौर में या लाहौर के गुलबर्ग में है, तो जो गुलबर्ग वाली प्रॉपर्टी जो है वो मैंने सेल करनी है। तो मैं टैक्स किसके बिहाफ पे जमा करवाऊंगा या कौन मेरा टैक्स काट रहा होगा? वो होगा आपका जो सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग टाउन का। तो सिंपली ये जो एनटीएन है ये मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करके दोबारा अपने चलान पे आ जाता हूँ। तो ये जो आ रहा है आपके पास NTN/FTN, इसके नीचे ये देखें खाली जगह है, इधर क्लिक करूँगा और जो मैंने कॉपी किया हुआ है उधर से NTN नंबर वो इधर पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद आपने कहीं भी क्लिक कर देना है, सिंगल क्लिक करेंगे आप तो ये देखें सब रजिस्ट्रार गुलबर्ग, उसने ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स थी वो फेच कर ली। अच्छा जी, ये आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट्स के जो पर्टिकुलर्स थे वो पूरे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, टैक्स ईयर हमारा 2025 आएगा और जो हमारा सब रजिस्ट्रार था उसका एनटीएन आ गया। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वाली रिक्वायरमेंट आ गई, डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट नेचर। तो यहाँ से आपने टैक्स की जो नेचर है वो सेलेक्ट करनी है। आपका टैक्स जो है एडजस्टेबल है, फाइनल फिक्स मिनिमम है, एडवांस टैक्स है, क्या चीज़ है। तो जो आपका टैक्स कटता है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, वो आपका टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है, उसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं और आप उसका रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एरो सा बना हुआ है। तो सिंपली कहीं भी आप क्लिक करेंगे इस रो पे तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस जो हैं उनकी डिटेल आ रही है कि ये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स है जो आप रिटर्न के साथ सबमिट करते हैं, एडवांस इनकम टैक्स है, सीवीटी है, डिमांडेड इनकम टैक्स है, मिसलीनियस है, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स फाइनल फिक्स मिनिमम, WPPF या WWF। तो ये हमारे केस में आएगा विदहेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा सेल और परचेज पे जो टैक्स डिडक्ट होता है वो एडजस्टेबल है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया उसके बाद वो कह रहा है मंथ सेलेक्ट करें। तो मंथ अब कौन सा चल रहा है जी? मंथ चल रहा है हमारा जुलाई का। तो एज इट इज़ ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और इधर से ये जुलाई सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, टैक्स पे स्लैश विदहोल्डिंग एजेंट्स पर्टिकुलर और डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट, यानी कि जो हम टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, तो वो एडजस्टेबल आ गई। उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लिया मैंने। सब्सिक्वेंटली थोड़ा नीचे आ जाऊँगा,
तो ये अटैच फाइल फॉर पेमेंट, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये यूजुअली कंपनीज यूज़ करती हैं जिन्होंने मल्टीपल टैक्सेस पे करने होते हैं, मल्टीपल पार्टीज़ के। उसके बाद आ जाएगा टैक्स पेयर्स डिटेल्स। अगर सपोज मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मेरी डिटेल इधर आ जाएगी। जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। टैक्स पेयर्स डिटेल्स, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट पे ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो रेजिडेंट ही आएगा। मैं रेजिडेंट हूँ, या जिस पर्सन का हम टैक्स जमा करवा रहे हैं, जिसका चालान बना रहे हैं, वो रेजिडेंट है। उसके बाद वो कह रहा है पेमेंट सेक्शन। तो पेमेंट सेक्शन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, वो है 236C। 236C जो है वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी को डील करता है। तो सिंपली ये भी ड्रॉप डाउन है, ये आप देख सकते हैं। तो कहीं भी इस रो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारे सेक्शंस आ जाएंगे, जिन जिन पे आपका टैक्स एडजस्टेबल है वो सारे सेक्शंस आ जाएंगे। तो इसको अगर आपके पास माउस है तो उससे भी आप नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं नीचे चला जाऊंगा, मैंने सर्च करना है 236C। तो ये देखें 236C, सेल्स स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरा जो सेक्शन था, जो पेमेंट सेक्शन था, वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो पूछ रहा है टैक्स पेयर्स एनटीएन। अगर तो आपको एनटीएन याद है, जिस तरह ये हमने विदहोल्डिंग एजेंट का एनटीएन लिखा हुआ है पूरा, अगर तो आपको अपना एनटीएन याद है तो इधर लिख दें। इसके अलावा अगर आपको अपना एनटीएन याद नहीं है तो आप अपना सीएनआईसी लिख देंगे, टैक्स पेयर सीएनआईसी। तो ये जो रो आ रही है इधर आप अपना सीएनआईसी लिख देंगे विदाउट डैशेस। तो मैं अपना सीएनआईसी लिख देता हूँ इधर। तो जैसे ही मैंने अपना सीएनआईसी लिखा, उसने मेरी सारी जो डिटेल्स थी वो उठा ली। तो क्योंकि मैं फाइलर हूँ तो उसने मेरी जो सारी डिटेल्स हैं वो फैचअप कर ली हैं। उसके बाद जो फील्ड एम्प्टी है वो है सिलेक्ट सिटी वाली, टैक्स पेयर सिटी। तो टैक्स पेयर सिटी के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और जो मेरी सिटी होगी उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने एस लिखा और जो मेरी रेलिवेंट सिटी थी उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा जी, सारी फील्ड्स मेरी पूरी हो चुकी हैं इन्फॉर्मेशन तक। अब इसके बाद आ रही है टैक्सेबल अमाउंट। आपने प्रॉपर्टी कितने की सेल की है। अगर मैं आपको रेट्स दिखाऊं दोबारा, ये देखें, अगर प्रॉपर्टी मैं 5 करोड़ तक की सेल कर रहा हूं तो फाइलर के केस में, जिस पर्सन ने टाइमली रिटर्न सबमिट की हुई है और फाइलर है, उसके केस में है 3%। तो अगर मैं अपनी वैल्यू को 50 लाख तक रखता हूं तो देखते हैं जी कितना टैक्स बनता है। टैक्सेबल अमाउंट में आपने एंटर करना है, बाकी टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर देगा। तो मैं इधर 50 लाख लिख देता हूँ और सिंपली कहीं भी आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर दें कहीं भी। तो ये देखें, मैं फाइलर था तो उसने 3% रेट लगा दिया। 50 लाख का 3% लगाएंगे तो ये आपका 1.5 लाख बन जाएगा। अच्छा, ये मेरी वैल्यू है 5 करोड़ के अंदर, मतलब कि 5 करोड़ से कम है ना, 5 करोड़ तक है आपका 3%। जो पहले मैंने टैक्सेबल अमाउंट ऐड की वो 50 मिलियन तक थी, यानी कि जो 50 लाख था वो 5 करोड़ से कम ही था। अभी मैं वैल्यू को इन्हेंस करता हूँ। अब मैं वैल्यू लिखता हूँ 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के दरमियान, क्योंकि 50 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक जो आपका रेट है फाइलर के केस में वो बन जाएगा 3.5%। तो अभी मैं जाता हूँ वापस अपने चालान पे और जो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, उसको मैं बढ़ा देता हूँ कि जिस अमाउंट पे मैंने प्रॉपर्टी सेल की है वो मेरी 5 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ के दरमियान है। तो वापस चालान पे चलता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 70 मिलियन। तो इसको 7 कर देता हूँ और 1 ज़ीरो बढ़ा देता हूँ। कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये देखें, ऑटोमेटिकली सिस्टम कंप्यूट करी जा रहा है 3.5%। और ये जो टैक्स की अमाउंट है ये इधर आ जाएगी। ये आपका 24,50,000 बन जाएगा 7 करोड़ के ऊपर। अच्छा, इसके बाद है 100 करोड़ से ऊपर। अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये देखें, अगर आपकी वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर है तो 4% है। तो मैं इसको 101 करके देखता हूँ। तो ये देखें, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर रहा है। अगर आप फाइलर हैं और आपने टाइमली रिटर्न सबमिट की हुई है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रेट कंप्यूट कर रहा है। और 5 करोड़ तक 3% है फाइलर के केस में, 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक आपका रेट है 3.5, और आपका 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उस पर है 4%।
अच्छा, इसके बाद मैं ऐसे पर्सन का डाटा फेच करता हूँ जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ, तो देखते हैं उसके केस में कितना रेट वो फेच करता है अनरजिस्टर्ड के केस में। तो सिंपली जो सी एन आई सी है वो एंटर करूँगा। ये जो जिस पर्सन का मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ ये अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते। तो देखें इस पर्सन का एनटीएन नहीं बना हुआ, तो इस पर्सन का एनटीएन क्या आ रहा है, टैक्स पेयर्स एनटीएन 9999997/8। तो ये यूनिवर्सल एनटीएन है। जिन बंदों का एनटीएन नहीं आ रहा होता उनका ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। अब देखें टैक्स पेयर नेम नहीं आ रहा, आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। टैक्स पेयर्स का एड्रेस भी नहीं आ रहा, ये भी आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इधर जो टैक्स पेयर का नेम है वो ऐड कर दूंगा। इधर से टैक्स पेयर की सिटी सेलेक्ट कर लेंगे वैसे ही ड्रॉप डाउन के साथ। जो टैक्स पेयर का कंप्लीट एड्रेस है, जो हाउस एड्रेस है जो उसके सीएनआईसी पे होगा, वो ऐड कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है टैक्स पेयर स्टेटस, इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है, पी है, अदर इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड फर्म है, कंपनी है। तो हमारे केस में क्या है जी, ये इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब ये देखें टैक्सेबल अमाउंट मेरी थी 10 करोड़ और आपकी 10 लाख। तो देखें क्या किया उसने, 10% ऑटोमेटिकली रेट लगा दिया उसने। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी सिस्टम को, क्योंकि लॉ कहता है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप एटीएल में नहीं आ रहे तो स्ट्रेट 10% है, जितनी मर्जी वैल्यू रखें। अब देखें इधर 10 करोड़ है, अगर इधर मैं इसको 10 लाख भी कर दूं 10% ही रहेगा। ये देखें 1 लाख, अगर इसको मैं 50 लाख कर दूं तो भी ये 10% ही रहेगा, और ये 5 लाख। अनरजिस्टर्ड के केस में या वो पर्सन जिसका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, स्ट्रेट 10% है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जो एडवांस इनकम टैक्स है वो स्ट्रेट 10% है अंडर सेक्शन 236C। अच्छा, लास्टली अब मैं ऐसे बंदे का सीएनएससी डालता हूँ जो फाइलर तो है लेकिन उसने रिटर्न लेट फाइल की है, रिटर्न लेट फाइल की और 1000 का सरचार्ज पे करके वो एटीएल में आया। तो अभी मैं उस बंदे का सीएनएससी डालता हूँ इधर। तो जी मैं सीएनएससी ऐड करता हूँ विदाउट डैशेज। सीएनएससी आ गया, कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये देखें टैक्स पेयर रजिस्टर्ड था, उसकी सारी डिटेल्स आ गई। टैक्स पेयर की सिटी सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करके। ये देखें 5 मिलियन है, 50 लाख, तो उसने ऑटोमेटिकली 6% लगा दिया क्योंकि इस पर्सन ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न सबमिट की थी। अगर मैं चलूँ रेट्स पे, ये देखिए 5 करोड़ तक फाइलर के केस में 3%, और ऐसा पर्सन जिसका नाम तो एटीएल में आ रहा है लेकिन उसने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट किया है उस केस में 6%। और अगर 5 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ के दरमियान है या 10 करोड़ तक है तो उस केस में 7% है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू को 7 करोड़ रख के देखता हूँ। तो 7 करोड़ करके देखते हैं इसको। तो ये देखें वैसे 3.5% था, लेकिन वो पर्सन जिन्होंने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट की है उस केस में हो गया 7%। तो ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू को 7 करोड़ से बढ़ा के 17 करोड़ कर दें तो ये देखें 8% हो जाएगा। वैसे 10 करोड़ से ऊपर 4% था फाइलर के लिए, और ऐसे पर्सन जिन्होंने रिटर्न फाइल लेट किया लेकिन उनका नाम एटीएल में आ रहा है तो उस केस में 8% था। तो ये जो सिस्टम जो है एक्यूरेटली अब टैक्सेस कैलकुलेट कर रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने जो विद होल्डिंग एजेंट है, जो आपका सब रजिस्ट्रार होगा या जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी होगी, उसकी डिटेल डालनी है। टैक्स पेमेंट नेचर आपने विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल रखना है। मंथ आ जाएगा जिस मंथ में आप चालान जमा करा रही हैं, जिस मंथ में आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। उसके बाद पेमेंट सेक्शन आपका 236C आ जाएगा। टैक्स पेयर का आप एनटीएन आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आपने सीएनआईसी विदाउट डैशेज ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद सिंपली आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी सारी डिटेल्स उठा लेगा। टैक्स पेयर का सिटी आ जाएगा, सिटी आपने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद टैक्स पेयर का बिजनेस जो है वो खुद ही उठा लेगा। अगर तो आपने अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। सिंपली उसके बाद आपने क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट ऐड करनी है। तो जो टैक्स की अमाउंट बनेगी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। टैक्सेबल अमाउंट से मुराद किस वैल्यू पे आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जो आपकी स्टैम्प पेपर पे वैल्यू होगी वही आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। तो सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा इसके बाद, क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स पूरी हो गई हैं।
तो इसके बाद ऐड पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, मेरा जो टैक्स पेयर था जिसका हम टैक्स काट रहे हैं, सपोज़ अगर मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो मेरा ही टैक्स कट रहा है ना, मैं ही पे कर रहा हूँ ना। तो मेरी यानी कि टैक्स पेयर की जो सारी डिटेल है, एन टी एन, सी एन आई सी, नेम, एड्रेस, बिजनेस नेम, टैक्सेबल अमाउंट, किस वैल्यू पे मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, कितना टैक्स है, और मेरा स्टेटस क्या है, मैं इंडिविजुअल हूँ या बिजनेस इंडिविजुअल हूँ, तो वो सारी डिटेल्स इधर आ गई। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो सारी डिटेल्स इधर आ गई। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल गलत है, तो आप वापस एडिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वापस सारा डाटा उधर शो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं, तो ये देखें सारा डाटा ऊपर आ गया। तो मैं दोबारा इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरा डाटा ओके है। तो ये देखें सारा डाटा आ गया मेरे पास। अमाउंट इन फिगर्स भी ऑटोमेटिकली आपकी आ गई कि आपका जो टैक्स बन रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू डाली है, जो मैंने सेल की है, वो 17 करोड़ की है। 17 करोड़ पे लगेगा 8%। तो ये बन रहा है आपका तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख रुपया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा और नीचे आ जाएं। आप माउस से भी नीचे आ सकते हैं और ये आप साइड बार से इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट, तो ये आपका ऑनलाइन ही आएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। जैसे हमने ऊपर टैक्स पेयर को नहीं छेड़ा ना कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो इधर आपका ऑनलाइन ही आएगा। मोड ऑफ पेमेंट जो है, ये मोड, ये आपने इसको एडीसी ई पेमेंट ही रहने देना है। ये एडीसी ई पेमेंट ही आ रहा है, ड्रॉप डाउन में भी कुछ नहीं है। उसके बाद अमाउंट, वो कह रहा है कि जो अमाउंट आपने ऊपर लिखी है उसको आप कंफर्म करें। तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और ये जो मेरी अमाउंट है 1 करोड़ 36 लाख रुपए, ये इधर लिख दूंगा। सिर्फ वेरीफाई कर रहा है वो 1 करोड़ 36। ये देखें मेरी 1 करोड़ 36 लाख अमाउंट इधर पूरी हो गई। अच्छा, उसके बाद वो पूछा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो सिंपली ये जो मेरे पास बॉक्स बना हुआ है इधर, अपना जो ईमेल एड्रेस है वो पूरा ऐड कर दूंगा। अच्छा, वो आगे कह रहा है सिस्टम शेल सेंड ईमेल इंटीमेशन फॉर दिस PSID टू दी अबव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन प्रोवाइड अदर ईमेल एड्रेस वेयर यू वांट टू रिसीव दीज नोटिफिकेशन। तो ये आपने ईमेल वही देनी है जिस पे आपको CPR रिसीव हो। जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, जैसे ही इस आप चलान को पे करेंगे, तो आपको एक CPR भी रिसीव होगा। तो आपने वही ईमेल देनी है जिस पे आपको CPR आ जाए, क्योंकि जो CPR है वो आपका रिकॉर्ड है। CPR को आपने मेंटेन करना है। ADCs/OTCs मोड ऑफ पेमेंट हैज़ बीन कंपल्सरी फॉर ऑल टैक्स पेयर्स एंड टैक्स पेयर्स कैन पे देयर टैक्स इन ऑल बैंक्स एंड इट्स ब्रांचेस बाय कैश, चेक, पे ऑर्डर, ATM कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो वो बता रहा है कि ADC या OTC मोड ऑफ पेमेंट जो है वो कंपलसरी है, और आप किसी भी बैंक की ब्रांच, ATM, कैश या चेक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इफ़ एनी बैंक स्लैश ब्रांच इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दी ADC/OTCs जनरेटेड PSID, please send your complaint to the FBI helpline stating the PSID number and name of bank branch so that SBP could initiate penal action against the concerned branch। और आगे वो बता रहा है कि अगर कोई ब्रांच आपका टैक्स चलान एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आपने FBI की हेल्पलाइन पे PSID नंबर और ब्रांच का नेम सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारी डिटेल्स ऐड कर ली। आप सारी डिटेल को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ये मेरे पास ये देखिए कन्फर्म का बटन आ गया। प्लीज़ रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स केयरफुली एंड क्लिक कन्फर्म बटन फॉर कन्फर्मेशन और क्लिक बैक बटन टू मेक चेंजेस। अगर आप दोबारा चेंजेस करना चाहते हैं इसमें, तो बैक पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप चलान को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल करके दोबारा से इसको बना सकते हैं। तो सिंपली मैंने सारी डिटेल्स वेरीफाई कर ली हैं, मैं सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, वो कह रहा है आपकी PSID नंबर। अच्छा, ये नंबर है PSID नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलान के ऊपर भी आ रहा होगा और इधर भी आ रहा है। ये PSID नंबर दे के आपने इंटरनेट बैंकिंग, ATM, आपका जैज़ कैश, इजी पैसा, किसी भी ऐप के थ्रू आपने इससे पे करना है। ये PSID नंबर होता है आपके, पूरा जो चलान है उसमें सिर्फ PSID नंबर ही आ रहा होता है। Your e-payment slip has been created successfully. Click on print button to download SID on your computer. Now tax payment can be processed through one bill option. For one bill payment through member bank, please add prefix 999 with PSID। अच्छा, अगर आपने वन बिल के थ्रू पे करना है, हर बैंक में, हर आपकी जो ऐप है उसमें वन बिल पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो वन बिल के केस में आपने PSID नंबर से पहले 999 ऐड कर देना है।
तो जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्टिकुलर्स उठा लेगा कि इतनी टैक्स की अमाउंट थी और ये बंदे का नाम है, टैक्स पेयर है। तो सिंपली मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास PSID डाउनलोड हो गई। ये देखें, ये PSID नंबर आ रहा है 1803130995। तो ये PSID नंबर दे के आपने पे करना है इसको। अगर तो आपने बैंक में जमा करवाना है तो आपने इसका प्रिंट लेके जाना है, और अगर आपने ई पेमेंट के थ्रू पे करना है, इंटरनेट बैंकिंग, जैज़ कैश, ईजी पैसा, जो भी बाकी नया पे, सदा पे, जो भी आपके पेमेंट गेटवेज हैं, तो उसके केस में ये जो PSID नंबर है ये 1803130995, हर जो आपका PSID नंबर है ये यूनिक होगा, हर दफ़ा डिफरेंट निकलेगा। तो ये PSID नंबर दे के आपने टैक्स पे करना है। जैसे ही आप टैक्स पे कर देंगे तो आपको एक CPR आएगा। CPR मतलब कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट। जो PSID है वो आपकी पेमेंट स्लिप ID है, और जैसे ही आप इसको पे कर देंगे आपको CPR आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट ID। तो मैं आपको CPR भी दिखा देता हूँ कि CPR किस तरह का होता है। उससे पहले आपने जब PSID निकाल लेनी है तो आपने डिटेल्स कंफर्म कर लेनी है कि PSID नंबर आ गया, टैक्स ईयर 2025, मंथ आपका ठीक है 07/24, क्योंकि 7वां महीना है और 2024 चल रहा है। टैक्स ईयर 25 मैंने आपको बताया था, टैक्स ईयर हमारा चलता है जुलाई से लेके जून तक। टैक्स ईयर मैंने 2025 सेलेक्ट किया था और मंथ मैंने जुलाई सेलेक्ट किया था, तो इस वजह से आपका वैसे जुलाई 24 आ रहा है, टैक्स ईयर 25 ही आ रहा है। ये एक कैलेंडर ईयर आ गया और ये आपका टैक्स ईयर आ गया। पेमेंट सेक्शन 236, सेल्स स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C, ये आपने कंफर्म कर लेना है कि जो पेमेंट सेक्शन है वो ठीक है। अच्छा, जो टैक्स पेयर्स पर्टिकुलर्स हैं ये आपके खाली आ रहे होंगे, ये हमने ऐड कर दिए थे जब चलान बनाया था, लेकिन जब ये कंफर्म होगा CPR तो ये ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। तो इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी कि ये ब्लैंक क्यों आ रहा है। इसके बाद नीचे चलता हूँ, तो जो विदहोल्डिंग एजेंट है उसके पर्टिकुलर्स आपने देख लेने हैं कि NTN ठीक है, जो नेम ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट है वो ठीक आ रहा है, जो टैक्स की अमाउंट है वो ठीक आ रही है। तो सिंपली उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है किसी भी बैंक में या किसी भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी आपकी जो लोकल ऐप्स हैं, जैज़ कैश, ईजी पैसा, उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पे कर देंगे आपको कुछ टाइम के बाद, कभी घंटा लग जाता है, कभी फ़ौरन कंफर्म हो जाता है, कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं, आपको ईमेल आ जाएगी CPR की। तो मैं CPR आपको दिखा देता हूँ। तो देखें, जैसे ही मैंने चालान जनरेट किया, अपनी ईमेल दी, तो ये मुझे ईमेल भी आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, डियर यूज़र, योर पेमेंट इज़ प्रीपेड इन दी कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ FBR PSID, और जो PSID नंबर था वो आ गया। तो जैसे ही आपका CPR कंफर्म हो जाएगा, एक तो आपको ईमेल आ जाएगी, ई पेमेंट कंफर्मेशन बाय FBR, डियर यूज़र, योर पेमेंट इज़ कंफर्म्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ FBR, CPR इज़ अटैच्ड हेयर विद, थैंक यू फॉर यूजिंग ई पेमेंट सर्विसेज ऑफ FBR। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो ये आपका CPR है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट CPR IT। बैंक का नेम आ गया, उसके बाद आपका जो CPR नंबर है, CPR नंबर और होगा, PSID नंबर और होगा। पेमेंट सेक्शन आ गया, नेचर ऑफ पेमेंट, और आपका अकाउंट हेड, पेमेंट डेट, आपका RTO कौन सा है, टैक्स पीरियड कौन सा है, जो विदहोल्डिंग एजेंट है तो इधर जो आपका सब रजिस्ट्रार है उसकी डिटेल आ गई, NTN नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नंबर में कुछ नहीं आ रहा, नेम आ गया, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स में 1 आ जाएगा, और डिटेल ऑफ टैक्स पेयर, अगर मेरा टैक्स कटा है तो मेरी डिटेल इधर आ रही होगी, सीरियल 1 है, NTN नंबर आ रहा होगा मेरा, या CNIC आ रहा होगा, टैक्स ऑफिस मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्टेटस इंडिविजुअल आ जाएगा, मेरा पूरा एड्रेस आ जाएगा, पेमेंट सेक्शन आ जाएगा 236 और जो कोड्स हैं FBR के, अमाउंट कितने की मैंने सेल की और कितनी टैक्स अमाउंट थी, तो ये मेरी डिटेल्स आ जाएंगी, अमाउंट आ जाएगी, बैंक और ब्रांच का नेम आ जाएगा यार, ये मैंने आपको दिखा दिया। सो इस तरह का आपको जो CPR है वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं लग रही CPR बनाने की, या आपको NTN नहीं मिल रही किसी सब रजिस्ट्रार की या सोसाइटी के, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अरेंज कर दूँ। सो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।